नमस्कार, खबरों की खबर की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम कुछ मीटर दूर हैं संसद भवन से, जहां पर बजट प्रस्तुत किया गया। अब ये बोला गया था, ये आकलन लगाया जा रहा था, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये बजट उम्मीदों का बजट होगा, क्योंकि अब वैक्सीन लग गई है लोगों को, तो जाहिर सी बात है अगर आपको उड़ान भरनी है, अर्थव्यवस्था को उड़ान भरनी है, तो कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, कोई कड़वी घुट्टी ऐसी लेनी पड़ेगी, या सरकार को कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि बजट एक विकास का एक चक्र ऐसा शुरू कर दे कि उसके बाद फिर हम रुके ना। जो विकास थम गया था 2 साल पहले, वो पूरा हो जाए और आगे बढ़ जाए। क्या वो हुआ? विपक्ष की माने तो बहुत सारी अहम चीजें नहीं हुई। उनका यह मानना है कि अमीरों का बजट है। सरकार का यह कहना है कि वो सारी कड़वी घुट्टी जो कि पीनी पड़ी थी वो पी गई, और सरकार अपनी तरफ से अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो कदम उठा सकती है वो उन्होंने उठाया। तो जो सीधा सवाल है वो एक ही है कि क्या उम्मीद पर खरा उतरा है ये बजट? बहुत सारे प्रावधान हैं इसमें, बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी है। सवाल यही है सीधा सीधा, क्या उम्मीद पर यह बजट खरा उतरा? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। विक्रमजीत साहनी जी हैं, आप चेयरमैन हैं ब्रिक्स एग्री बिजनेस काउंसिल के। हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहनी साहब। रामचंद्र जांगड़ा, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी के लिए, और डॉक्टर नासिर हुसैन, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं राज्यसभा कांग्रेस के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सानी जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं, उम्मीद पे उतरा कि नहीं बजट? उम्मीद पे मैं भी यही सवाल कर रहा था, तो मैं समझता हूं कि 5 इसके पहलू हैं। देखिए, एग्रीकल्चर पहला पहलू है जो हमारा मेन, उस पे जो एमएसपी का मैं समझूंगा कि कम्प्लीमेंट दूंगा कि पिछले साल फार्मर्स को वीट पैडी की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी वो 2.27 लाख करोड़ दी गई, लेकिन इस बार इन्होंने 2.37 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। तो मैं समझता हूं कि जो फार्मर्स की डिमांड थी कि एमएसपी कंटिन्यू रहे, तो वो उस वैल्यू को मार्जिनली इंक्रीज किया गया, जो एक बहुत बड़ा ये डिमांड थी। ये एक हो गया। दूसरा, ये जो ऑयल सीड्स, आप देखिए साहब, हमारे तो यहाँ वीट, कल ही मैं देख रहा था एनडीटीवी पे 89 मिलियन के स्टॉक हैं, 21 मिलियन चाहिए। और ये जो ऑयल सीड 60% हम इंपोर्ट करते हैं। इस बार थ्रस्ट एरिया दिया गया, चाहे सोया मील है, चाहे पाम है, चाहे कैनोला है, तो वो उस पे ड्राइव की जाएगी, क्योंकि पंजाब जैसी जगह में इतना एक्सेस कल्टीवेशन हो रहा है राइस का कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो ऑयल सीड्स को लेके, और जो फार्मिंग स्टार्टअप्स के लिए किया गया, और मिलेट्स का ईयर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी पिछले साल से 32% ज्यादा उसमें बढ़ोतरी दी गई, चाहे एक्चुअल पेमेंट से चाहे कम है। तो मैं समझता हूं कि अगर इसके साथ रिवाइज्ड एस्टिमेट से आप देखें, रिवाइज्ड एस्टिमेट से कम है, लेकिन वो अभी प्राइसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि पिछले साल रशिया बढ़ाया भी जा सकता है। हाँ, बढ़ाया जाना ही पड़ेगा, बिकॉज पिछले साल रशिया और यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट से गैस प्राइसेस चली गई, यूरिया $1000 टच कर गया, फॉस्फेटिक टच कर गया। तो एग्रीकल्चर के हिसाब से काफी चीजों को उन्होंने मद्देनजर रख के एड्रेस करने की कोशिश करी। ठीक है, डॉक्टर नासिर हुसैन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इससे पहले जांगड़ा जी से बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर नासिर हुसैन, विपक्ष को इसमें क्यों सारी चीज गरीब विरोधी, मध्यम वर्ग विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी दिख रही है? क्योंकि सरकार का आकलन नहीं है। तो आपसे ये जानना जरूरी है कि आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए संकेत जी, हम लोग ये बजट कोरोना काल के मतलब एक अंतिम फेज के टाइम पे ये बजट आया है। पूरा देश पिछले 2-2.5 साल से कोरोना से जूझ रहा है। इसमें कभी भी जब भी बजट आता है, देश की जनता उसके तरफ देखते हैं कि अगले साल के लिए हमारी इकोनॉमी का क्या डायरेक्शन है। और खासकर जब जनता कोरोना काल से जूझ रही है, जो कोरोना काल से पीड़ित है, तो ऐसे टाइम पे उन वर्गों के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए, ताकि जो हम उनको थोड़ी रिलीफ मिल सके, उनको थोड़ी जो हम मदद हो सके इससे। लेकिन पूरे बजट में कहीं पे भी हम लोग को ये देखने को नहीं मिल रहा कि गरीब के लिए कहीं कुछ बोला गया है, एमएसएमई सेक्टर के लिए कहीं कुछ बोला गया है, एग्री सेक्टर के लिए कुछ बोला गया है, युवाओं के लिए कुछ बोला गया है। यही कहा जा रहा है कि भाई ये रोबस्ट इकोनॉमी होगी, ये इकोनॉमी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन संकेत कोई नहीं दिखा देते कि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हम लोगों ने बार बार कहा,
अगर आपकी इकोनॉमी को मूविंग करना है, अगर आपकी इकोनॉमी को दौड़ाना है, तो आपको लोगों को परचेजिंग पावर देना पड़ेगा, और खासकर उन वर्गों के लिए जिनके पास पैसा है नहीं। हमने कहा कि या तो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर आप कर दीजिए, या नहीं तो लोन की व्यवस्था उनको करवा दीजिए, ताकि जो है नीचे के लेवल में लोगों के पास परचेजिंग पावर अगर हो तो आपकी इकोनॉमी भी चल पड़ेगी। लेकिन टॉल क्लेम्स, हॉलो स्लोगन्स और जुमलेबाजी, इससे जो हम देश नहीं चल सकता है। और देश में खासकर उन लोगों का ख्याल रखना चाहे जिनको जो है बजट की और बजट में उनमें हिस्सेदारी की बहुत सख्त जरूरत है। और यहाँ पे जॉब्स तो दिखे नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जो हम 60 लाख जॉब करेंगे। अब 2022 तक के इनकी टारगेट्स आप देख लीजिए। 2022 में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को घरे देने वाले, मकान देने वाले थे। 2022 तक स्मार्ट सिटीज होने वाले थे। 2022 तक वो बुलेट ट्रेन चलने वाली थी। 2022 तक हमारे किसानों की आय दुगनी होने वाली थी। 2022 में तो ये सब हुआ नहीं है। अब और 25 साल का विजन लेके चल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं जी। रामचंद्र जांगड़ा जी, आप किस तरीके से जवाब देंगे? कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि पहले के वादे तो पूरे नहीं हुए, तो फिर आगे के सुहाने सपने कैसे देखें? श्री नासिर हुसैन जी हमारे राज्यसभा में मेरे माननीय साथी हैं, और मैं इनके उत्तर में कहना चाहता हूं कि नए बजट में जो संकल्प लिए गए हैं और जो पीछे बजट में जो संकल्प लिए गए थे, जिनकी शुरुआत कर दी गई थी, उनका पूरा करने का जो संकल्प लिया गया है, वो अगर देखेंगे, गहराई से जांच करेंगे, तो उनमें केवल और केवल मात्र गरीबों के उत्थान के लिए ही योजनाएं हैं। किसी भी देश के विकास के लिए, जैसा कि बजट के अंदर कहा गया है पैरा 15 के अंदर, कि सतत विकास के लिए 7 इंजनों की जरूरत होती है। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक और संरचना, ये 7 इंजन एक साथ मिलकर काम करते हैं। इनके लिए जो प्रावधान किए गए हैं अलग अलग, अगर मैं विस्तार से बताऊं तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन केवल सड़क मार्ग के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए 25,000 2022-23 में अतिरिक्त किलोमीटर जोड़ने का संकल्प लिया गया है, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। सार्वजनिक संसाधनों से उसको पूरा किया जाएगा। किसी भी देश के विकास के लिए परिवहन के साधन सबसे जरूरी होते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी गुड़गांव के अंदर 500 किलोमीटर का घर है, 500 वर्ग गज का घर है, और अगर 5 करोड़ रुपए में बनता है, तो रोहतक के अंदर वही घर 1 करोड़ रुपए के अंदर तैयार हो जाता है। अगर रैपिड रेल हो रोहतक और गुड़गांव के बीच में और केवल मात्र आधा घंटे का सफर हो, तो कोई भी व्यक्ति आधा घंटे के लिए 4 करोड़ रुपया अतिरिक्त घर पर नहीं लगाएगा, वो रोहतक में ही 1 करोड़ रुपये में अपना उसी क्वालिटी का घर बना लेगा। तो जाहिर है रोहतक में वो रहेगा तो वहां पर वो जो पैसा कमाता है उसको भी खर्च करेगा, उसके बच्चे घूमने के लिए भी जाएंगे, वहां के स्कूलों में भी पढ़ेंगे, वहां पर मनोरंजन के लिए भी जाएंगे, वहां के होटलों में भी खाना खाएंगे, वहां पर अतिरिक्त रोजगार और पैदा होंगे। तो किसी भी देश की प्रगति के लिए रैपिड कनेक्टिविटी सबसे जरूरी है, जिसके ऊपर ध्यान दिया गया है, चाहे वो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हाईवेज का है, और चाहे वो विमानपत्तन का है, का है, और चाहे वो बंदरगाहों का है। पर ये तो देखिए जांगड़ा साहब, देखिए ये तो ठीक है, एक दूरदृष्टि के तहत अगर इस तरीके की बात सोची जाए, वो बात आपकी सही है, वो होना भी चाहिए। लेकिन फौरी तौर पर राहत उन लोगों को जिनकी नौकरियां चली, उन लोगों को जिनकी तनख्वाहें, अभी देखिए, एक मिनट है, अभी देखिए उपाध्याय जी, कोविड के कारण गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ सके, क्योंकि उनके पास टैब नहीं थे, उनके पास वो सुविधा नहीं थी इंटरनेट की, तो बहुत ज्यादा उनकी पढ़ाई इफेक्ट हुई। तो उसमें नए बजट में संकल्प लिया गया है, टीवी तो आज सबके घर में होता है, तो 12 चैनलों के बजाय 200 चैनल्स के ऊपर वर्चुअल एजुकेशन का संकल्प लिया गया कि हम 200 चैनल केवल मात्र एजुकेशन के लिए स्टार्ट करेंगे, जिससे गरीब का बच्चा भी अगर ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो घर में बैठ के एजुकेशन ले सके, शिक्षा ले सके।
80 लाख घरों का जो निर्माण का पीएमएवाई के तहत संकल्प लिया गया है, अब वो कोठियां तो बनेंगे नहीं कोई साहूकारों के लिए, वो भी गरीब लोगों के लिए पहले बनी हैं। और उसमें कुछ देखो, हर एक काम में अब कोविड के कारण मजदूरी नहीं मिल सकी, मजदूर काम नहीं कर सके, तो पीएमएवाई का जो संकल्प था वो पूरा नहीं हो सका। अब पर्यावरण की वजह से काफी भट्ठों पर, क्रशर्स पर रोक लगा दी गई, तो वो उनका बिल्डिंग मटेरियल का उत्पादन नहीं हुआ था, उससे कुछ लेट हो गया। जी, तो ऐसी कुछ बाधाएं आई। डॉक्टर नासिर हुसैन यहाँ पर आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा कू ऐप पर कुछ क्वेश्चन और कमेंट आए हैं, वो जरा ले लिए जाएं। तो एक दर्शक लिखते हैं कि क्या बजट के नाम पर महज वादे करना काफी है। एक कमेंट भी आ रहा है जिसमें एक दर्शक लिख रहे हैं कि बजट किसानों, छोटे उद्यमियों के लिए सहायक होने के साथ सभी के विकास के लिए है। तो ये जनता की राय है जो कि जनता लोगों के सामने रख रही है। डॉक्टर नासिर हुसैन, आपका जल्दी से जवाब, उसके बाद मैं सानी साहब के पास आऊंगा। देखिए, मैं हमारे राज्यसभा के सांसद बीजेपी से बड़ा मुश्किल से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। मैं इनको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ, भाई आप गरीब के लिए जो बोल रहे हैं, तो वेलफेयरिज्म या वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर आपका मैं सिर्फ आंकड़े आप ही के बजट में से देता हूँ। देखिए, आप पेट्रोलियम के लिए जो सब्सिडी 21-22 में 6,517 करोड़ दी गई थी, अब सब्सिडी घटा के 5,813 करोड़ दी गई है। फर्टिलाइजर के लिए 1,40,000 करोड़ सब्सिडी पिछले साल दी गई थी, इस साल 1,05,000 करोड़ सब्सिडी दी गई, 35,000 करोड़ कम की गई है। फूड 2,86,219 करोड़ पिछली बार था, इस बार 2,06,481 करोड़ है। इसका मतलब करीब 80-82 करोड़ रुपए कम किया गया है। एग्रीकल्चर में के ऊपर कम किया गया है, क्रॉप इंश्योरेंस पे कम किया गया है, मनरेगा पे कम किया गया है। तो आप बताइए, सारे इन सेक्टर्स में आप पिछले साल के मुकाबले में आप कटौती किए हैं सब्सिडीज में, तो कैसा गरीब को मदद होगी वहां पर? कैसा गरीब को मदद होगी वहां पर? जी ठीक है। तो सब्सिडी में कटौती, हालांकि उस पर सानी साहब यहां ये कह रहे थे कि वो रिवाइज्ड एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट में फर्क होता है, यानी कि अगर सब्सिडी और बढ़ानी होगी तो वो रिवाइज्ड एस्टिमेट में बढ़ भी जाएगी के हिसाब से। सितंबर में सप्लीमेंट्री ग्रांट अक्टूबर में देते हैं, डिपेंड, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस इन फर्टिलाइजर इनपुट्स की प्राइसेस पे निर्भर करता है कि क्या प्राइसेस है। और जैसे आपके एक दर्शक ने क्यू ऐप पे लिखा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि एमएसएमई सेक्टर में दो बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है, उसके तहत आज मैंने काफी एमएसएमई वालों से बात भी करी कि भाई आपको मिला, तो उन्होंने सबने कंफर्म किया कि हमें जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग लोन था उसका 20% उन्होंने, जिसी का 100 करोड़ लोन था तो 20 करोड़ बैंक ने विदाउट कोलैटरल दिया। उसमें सरकार ने बजट में 50,000 करोड़ का इजाफा किया गया और इसको स्कीम को एक साल के लिए एक्सटेंड किया गया। तो मैं समझता हूं कि इसमें विदाउट कोलैटरल उनको 10% तक और जो लोन का है वो मिलेगा। दूसरा बड़ी बात जो एमएसएमई की है कि जो उसको ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स से जोड़ा जा रहा है, कि जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये एमएसएमई का काफी बिजनेस ई कॉमर्स से इफेक्ट हुआ है, लेकिन उनको उद्यम, ई श्रम, एनसीएस, असीम के साथ साथ जो ओएनडीसी जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म है पेमेंट का, तो ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बन रहा है जिसमें एमएसएमई या कोई भी अपने प्रोडक्ट्स उसमें डायरेक्टली सेल कर सकता है, उसको एग्रीगेटर के थ्रू नहीं जाना। और तीसरा मैं कहूंगा पीएलआई स्कीम जो है, प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम, अभी आप जॉब्स की बात कर रहे थे तो उसमें बोला है कि 60 लाख न्यू जॉब्स और 30,000 करोड़। और पीएलआई स्कीम में भी जो सेक्टर्स हैं, जैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा पिछले साल डेफिसिट हुआ, कभी सेमीकंडक्टर नहीं है, सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स एज वेल एज डिमांड साइड प्रॉब्लम, तो एटलीस्ट सरकार का मींस प्रयास है। मैं ये नहीं कहता कि उसमें कोई ओवरनाइट चेंज हो जाएगा। कोविड एक एपिडेमिक था, एक बहुत बड़ी बात, एटलीस्ट एक प्रयास कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक जो बात जो यहां बोली जा रही है वो ये है कि फौरी राहत और लॉन्ग टर्म विजन दोनों चीज की जरूरत थी, लेकिन जिस तरीके की बातों का उल्लेख किया जा रहा है वो आगे चल के क्या फायदे होंगे उसके बारे में बात ज्यादा हो रही है।
इमीडिएटली क्या रिलीफ होगी? नहीं, वो तो उसके जो बारे बिलो में बात- पॉवर्टी लाइन है उनको अब अनाज गेहूं सब वो जो राशन मिल रहा है, बाकी पीएलआई और गवर्नमेंट का भी आप देख लीजिए, बैंक्स को भी जीवित रखना है, जी, तो जी। अब जो हो सकता है, नहीं तो फिर बैंक्स के एनपीएस हो जाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट के बारे में क्या कहा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है।